नमस्कार, तेजस्विनी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपने जीवन को कला के लिए समर्पित किया है, और एक ऐसी कला जो एक प्राचीन कला है, और हम कह सकते हैं कि आज वो एक डाइंग आर्ट बनकर रह गई है। जी हाँ, हमारी आज की तेजस्विनी एक पिक्टोरियल कैलीग्राफर हैं जिन्होंने अपने आप को इस कला के लिए समर्पित कर रखा है। हमारी आज की शख्सियत, हमारी आज की तेजस्विनी कमर डागर। प्रसिद्ध क्लासिकल गायकी के घराने की विरासत ने जहां एक और कमर डागर को हिंदुस्तानी तहजीब से रूबरू करवाया, तो वहीं ध्रुपद ने विजुअल आर्ट्स में दिलचस्पी पैदा की। शौकिया तौर पर कैलीग्राफी में जब हिंदी और उर्दू की लिपियों को जोड़कर प्रयोग किया गया, तो पिक्टोरियल कैलीग्राफी इजाद हुई। पिक्टोरियल यानी चित्रों के जरिए कैलीग्राफी निश्चित तौर से अनेक संस्कृतियों के सह अस्तित्व की वो दास्तान है जिसमें भारतीय संस्कृति का मूल निहित है। वक्त के साथ पूरी तरह से कैलीग्राफी को समर्पित कमर डागर भारत में कैलीग्राफी को नए सिरे से पुनर्जीवित करने के काम में शिद्दत के साथ लगी हैं। कमर मानती हैं कि देश में विजुअल आर्ट्स को लेकर बहुत हुनर है। जरूरत कैलीग्राफी की आर्ट को प्रसारित करने और आम लोगों तक पहुंचाने की है। इस काम के लिए कमर का एक कलमकारी क्रिएटिव कैलीग्राफी ट्रस्ट है, जिसके जरिए कमर आम लोगों, खास तौर से गरीब बच्चों को इस कला की ट्रेनिंग दे रही है, जिसके लिए कमर को इस वर्ष के नारी शक्ति सम्मान से भी नवाजा गया है। भारत में कैलीग्राफी जैसी लुप्त हो रही कला को नए सिरे से पुनर्जीवित करने के प्रयास में जुटी कमर डागर हैं हमारी आज की तेजस्विनी। तो आइए मुलाकात करें जानी मानी पिक्टोरियल कैलीग्राफर कमर डागर से। बहुत बहुत स्वागत है कमर आपका। और आपके नाम के साथ जो डागर लगा हुआ है उससे उसको सुन के तो वैसे ही संगीत की ध्वनि आने लगती है, लेकिन आप एक और कला के लिए समर्पित हैं और उसे हम कैलीग्राफी के नाम से जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका तेजस्विनी में। कमर, ये बताइए कि ये जो ट्रांजिशन है, मतलब क्या हम इसे एक ट्रांजिशन मान सकते हैं कि एक संगीत के घराने से होकर आप एक दूसरी कला के लिए समर्पित हैं? पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आपने मुझे यहाँ पे बुलाया है। और जो सबसे ज़रूरी बात ये है कि हाँ, मैं ख़ानदान, मेरा डागर ख़ानदान जो है ध्रुपद को समर्पित है पूरी तरह। लेकिन बचपन से ही हमारे घर में मेरी खुशनसीबी है, और हम सब बच्चों की, कि जब हम छोटे थे तब से कि इस बात पे जोर दिया गया कि चाहे आप एक संगीत घर के घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन जो और भी विधाएं हैं सब है, उनकी भी आपको इज्जत करनी चाहिए, उसको समझना चाहिए। अगर समझ नहीं पाए तो कम से कम ये ज़रूर इसकी इज्जत करनी चाहिए कि किसी ने पूरी ज़िंदगी लगा के अपना एक किसी भी फील्ड में काम किया है, तो उसको आपको ज़रूर इसकी इज्जत होनी चाहिए। तो यही सब चीज़ें, और हमारी खुशनसीब अलग अलग तरह के लोगों से, जैसे पोएट्स हैं, पेंटर्स, स्पिरिचुअल गुरुज थे, और हर तरह के लोग हमारे घर में, इवन डांसर्स, ऐसे लोगों को हमने बचपन से अपने घर में आते देखा। हमें उस वक्त समझ नहीं थी, इतनी अकल नहीं थी कि ये हमारी कितनी खुशनसीबी है। लेकिन बाद में अब एहसास होता है कि वाकई में बड़ा रिच हमारा एनरिच किया उसने, एनरिच किया, बिल्कुल। कमर, लेकिन ये बताइए कि जब उठते बैठते आप ध्रुपद के जो बोल हैं वो आपके कानों में पड़ते होंगे, जाहिर है, तो उस वक्त क्या इस चीज़ की कोई समझ आ रही थी कि मतलब ये संगीत का जो ये घराना है इसकी क्या अहमियत है, और हम मतलब इस तरह के माहौल में पल बढ़ रहे हैं जिससे हम पता नहीं कला की किस ऊंचाई को छू पाएंगे? क्या उस वक्त ये समझ आपको थी? देखिए, जैसे और बच्चे होते हैं उसी तरह हम लोग भी थे, और हमें ये एहसास था कि कोई जाहिर है बहुत ख़ास चीज़ है जो हमारे घर में है, ताकि इसी वजह से अलग अलग तरह के लोग आके वो सुनते हैं या उसके लिए बात करते हैं। लेकिन ये एक एज यू नो कि ध्रुपद एक बड़ा मतलब नॉर्थ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का सबसे प्योर फॉर्म है, और इसमें एक पूरा डेडिकेशन पूरी चाहिए आपको। ख़ास तौर पे हमारे परिवार में आलाप पे बहुत ज़्यादा काम हुआ है, तो उसको समझना, क्योंकि वो एब्स्ट्रैक्शन में है,
तो वो हमें ज़्यादा साउंड स्केप्स की तरह हमें लगता था, वो हमने बचपन से सुना, तो पूरी तरह वैसे समझ बचपन में हमें ज़्यादा जब वो परकशन आ जाता था हमें तब ज़्यादा मज़ा आता था, लेकिन धीरे धीरे ये बात समझ आई, जज्ब होता चला गया और समझ आया कि नहीं ये बहुत ही खूबसूरत एक आर्ट फॉर्म है जो हमारे खानदान। तो कमर फिर कैसे ये मुलाकात कैसे हुई आपकी कैलीग्राफी के साथ कि आप इतना उसमें आपने ऊंचाइयों को छुआ है कैलीग्राफी में, तो कैसे ये इंट्रोडक्शन कैसे हुआ आपका? इंट्रोडक्शन मेरे वालिद उस्ताद फयाजुद्दीन डागर जो वन ऑफ द डागर ब्रदर्स थे, अब तो अनफॉर्चुनेटली दे नॉट नो मोर। तो उन्होंने हमें एक जो मैंने आपसे पहले कहा कि हमेशा वो बोलते थे अपना होराइजन, ब्रॉडन योर होराइजन, और सोचो उसके जो है उसके अलावा। तो उसी में उन्होंने एक किताब दिखाई, हसन मसूदी एक बहुत बड़े कैलीग्राफर हैं, अरबिक कैलीग्राफी के, इराक के हैं बट बेस्ड इन पेरिस। उनकी एक किताब उन्होंने दिखाई, तो वो हमने अरबिक वैसे देखा था, उर्दू कैसे दिखती है, लेकिन वो देखकर मुझे तो लगा नहीं कि ये स्क्रिप्ट हो सकती है। तो मुझे वो बहुत ही खूबसूरत पैटर्न्स लग रहे थे और सब, और मैंने कोशिश भी करी कि उसको रेप्लिकेट करने की। इनफैक्ट मेरे से पहले मेरी बहन सफ़िया, उन्होंने इसको एक रेप्लिकेट भी किया उसको हमने बहुत, क्योंकि हमें एहसास हुआ कि ये बहुत ही कोई खूबसूरत चीज़ है और इसको हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो वो पहला कदम समझ लीजिए। और राइटिंग ठीक ठाक थी वैसे, आई वॉज काइंड ऑफ ओके। और फिर जो हमारे स्पिरिचुअल गाइड हमारी फैमिली के, वो मास्टर कैलीग्राफर खुद थे हज़रत अमीर अब्दुल्ला ख़ान, तो उन्होंने इसको ना बहुत अच्छी खूबसूरत चीज़ें हमें बताई। ये नहीं कि सिर्फ आर्ट फॉर्म, ये इसी वजह से गुरु शिष्य परंपरा जो है वो उसकी अहमियत हमें बहुत है, क्योंकि उसमें सिर्फ यही नहीं है कि जैसे आप क्लास में जाते हैं, 1 घंटे की क्लास हुई उसके बाद ख़त्म हो गया। इसमें ये पॉसिबल है कि जब गुरु इज़ रेडी टू गिव एंड द शिष्य इज़ रेडी टू रिसीव इट। तो इस तरह की चीज़ें, जैसे सिंप्लिसिटी पे जोर कि बेटा एक ही स्ट्रोक में ऐसी बात कहो कि उसमें ज़िंदगी होनी चाहिए, उसमें खूबसूरती होनी चाहिए, ऐसे डेड नहीं होना चाहिए। तो जैसे हम ज़बान इस्तेमाल करते हैं या पोइट्री कोई कहते हैं तो इतनी खूबसूरत होती है कि हम उनके साथ बह जाते हैं, या कोई मुद्राएं होती हैं, और इसी तरह म्यूज़िकल नोट होता है, एक नोट से ही बहुत कुछ किसी की ज़िंदगी में तब्दीली आ जाती है। उसी तरह कैलीग्राफी में स्ट्रोक है, उसकी रूह जो है उसके स्ट्रोकिंग में है। जी, तो मतलब कमर अगर हम थोड़ा सा समझना भी चाहें और समझाना भी चाहें कि असल में कैलीग्राफी क्या है, क्या ये हम कह सकते हैं कि अक्षरों की एक कलाकृति है? जी हाँ, मतलब सिंपली पुट अगर इसकी डेफिनेशन कहा जाए तो आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग, एकदम सिंपल फॉर्म में। लेकिन इसका इवॉल्व फॉर्म ये भी हो सकता है कि आप जैसे पिक्टोरल फॉर्म है जो मैं करती हूँ, जिसमें हम जो भाषा बोलते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, उसमें हम क्या क्या नहीं करते, लेकिन हम कभी बहुत कम ध्यान देते हैं कि उसके पिक्चर फॉर्म्स क्या होंगी जो हम शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे जाहिर, अच्छा जाहिर है, या मैं पहले भी जैसे आपको बता रही थी, बुजुर्ग एक शब्द है, मतलब एल्डर, तो उसकी क्या सूरत होगी, उसकी क्या शक्ल होगी। अच्छा, तो मेरा जहन उस वक्त जब मैं ये काम क्रिएट कर रही थी ये कहता था कि ये एक बड़े पेड़ की तरह है। तो जो मतलब इसमें बुजुर्ग में ब, ज, र, ग, ये जो जितने हैं, या उर्दू के भी मिला के बे और सारे जो अल्फाबेट्स हैं, वो मेरे आर्ट मटेरियल है। तो उसको कैसे अलग अलग ढंग से लिखा जाए ताकि वो कन्वे ये करे कि मैं सोचती हूँ कि ये एक पेड़ की तरह है। या अंजाम लफ्ज़ है, तो अंजाम द फ्लावरिंग ऑफ समथिंग ना, फाइनल कल्मिनेशन। तो वो पिक्चर के जरिए वो दिखना चाहिए कि ये है।
और तो अलग अलग तरह से बात को किया जा सकता है, जाहिर किया कमर। लेकिन आपने एक बहुत खूबसूरत जो एक्सपेरिमेंट आपने किया है वो आपने ये किया है कि हिंदी और उर्दू की स्क्रिप्ट को लेकर, उनके अक्षरों को लेकर एक साथ आपने शब्दों को बनाने की कोशिश की है जी। ये अपने आप में एक अनूठा एक्सपेरिमेंट आपने किया है जी। हाँ, ये एक मेरा क्यूरियस माइंड, लेट्स पुट इट दिस वे, कि एक अलग अलग ढंग से, क्योंकि दिस इज व्हाट वन लर्न्स, बचपन से ये सब इन्फ्लुएंसेस हैं, तो उनके साथ प्ले अराउंड, लाइक आई रियली यूज्ड टू प्ले अराउंड विद इट। और तभी मुझे एहसास हुआ कि बहुत सारे जो अल्फाबेट्स हैं उनका शेप्स, बिकॉज मैं फिजिकल फॉर्म्स में इंटरेस्टेड हूँ। अच्छा। और वो कैसे इंटरनली कुछ तब्दील करती है अंदर। तो कुछ अल्फाबेट्स हैं जो एक से दिखते हैं, जैसे वाव है, या कुछ इवन अलिफ, और बहुत सारे ऐसे हैं। अभी मैं आपको वैसे बता नहीं सकती, लेकिन आई विश आई हैड समथिंग टू शो यू। लेकिन ये सारे ऐसे हैं जो अलग हैं और एक से भी हैं। तो मुझे इनके साथ खेलने में मजा आता है, और कैसे मैं इनको अलग अलग ढंग से एक ही बात को कह सकती हूँ। जैसे अब मैं वापस, क्योंकि म्यूजिक से मेरा ताल्लुक है, तो मैं वापस एक एग्जांपल की तरह कहती हूँ कि जैसे म्यूजिक में बहुत सॉफ्ट नोट होता है, बहुत पावरफुल नोट होता है, तो उसमें पेथोस भी है, उसमें खुशी का भी एहसास है, ये सब चीजें हैं। इसी तरह मतलब आप ये सारी चीजें इस कला के द्वारा भी दिखा सकते हैं। जी, तो कमर ने ये बहुत सुंदर एक्सपेरिमेंट किया कि उन्होंने हिंदी और उर्दू को मिलाकर, इस स्क्रिप्ट को मिलाकर उन्होंने किस प्रकार से कैलीग्राफी, पिक्टोरियल कैलीग्राफी जिसकी ये माहिर हैं, उसमें किया है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, इनसे ये बातचीत और इस कला की बारीकियों को जानने की ये बातचीत जारी रहेगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? How dare you? क्या किया मैंने? क्या किया? इस सास से इस तरह से बात करती हो? What do you think of yourself? मेरी क्या गलती है? Shut up! Shut up! गलती अब मैं करता हूँ। झूठ बोलने की आदत पड़ गई है तुमको। Just because I don't say anything. तुमको बस एक ही भाषा समझ में आएगी, एक ही। एक और बार अगर ऐसा हुआ ना तो मैं एक फोन कर सकता हूं? हेलो जी, अब मैंने ही फोन किया था। अपने आसपास हो रही किसी भी तरह की घरेलू हिंसा को रोकिए और उसके खिलाफ आवाज उठाइए। हेलो पापा। कब से फोन कर रहा हूँ, फोन ही नहीं लग रहा है। अच्छा, घर पहुंची कि नहीं? रास्ते में हूँ, आज ऑफिस में लेट हो गया था। ऐसा क्या काम आ गया आज? बेटा 12 बज रहे हैं। लास्ट मिनट ऑफिस में काम आ गया था, फोन नहीं कर पाए। अच्छा, घर कैसे जा रही हो? मैंने टैक्सी ले ली है। ऑफिस से कोई है तुम्हारे साथ? नहीं, मैं अकेले हूँ। अकेली? टैक्सी में इतनी रात में? अरे पापा आप सुनो तो मेरी बात। पापा सुनो, टैक्सी का नंबर नोट करो। एक सेकंड होल्ड करो। नहीं, मुझे बताओ टैक्सी का नंबर। चलो। हाँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके बेटे को ठीक से घर पहुंचा दूंगी। जितनी ज्यादा औरतें होंगी, ये दुनिया उनके लिए उतनी ही बेहतर होगी। चलिए इस दुनिया में बेटियों की जगह पहचानें। एक बार फिर से आपका तेजस्विनी में स्वागत है। आज हमारे साथ पिक्टोरियल कैलीग्राफर कमर डागर यहाँ पे बैठी हुई हैं, जो कि अपनी कला की बारीकियों को हमें थोड़ा समझा भी रही हैं, बता भी रही हैं। तो जैसे आपने कहा कि हमने देखा है कि अक्सर बहुत ज़्यादा कमर्शियली हम इस चीज़ को नहीं देखते हैं, इस आर्ट फॉर्म को हम बहुत ज़्यादा कमर्शियली नहीं देखते हैं। क्या वजह है इसकी कि क्या मतलब वो कमर्शियल है ही नहीं, या उसे बनाया जा सकता है ताकि और ज़्यादा लोगों तक ये कला कहीं पहुंच सके? देखिए, एक वक्त था कि इंडिया हब था कैलीग्राफी का। दूर दूर से लोग यहाँ पर आके मतलब कैलीग्राफर से मिलते थे, उनसे सीखते थे। लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली आज के ज़माने में थोड़ा ये स्लो डाउन, बट आई वुड लाइक टू बिलीव कि अभी जिसका दोबारा से रिवाइवल हुआ है, और तो काइंड ऑफ स्लो डाउन ऐसे हो गया था। तो उसके बाद धीरे धीरे जब ये वापस अपने रास्ते पे आया है,
बहुत लोगों ने छोड़ दिया था। अभी भी मतलब बहुत काम करना बाकी है, बल्कि शुरुआत ही समझिए आप इसे, क्योंकि इस वजह से छोड़ दिया क्योंकि उनका कोई तरीका नहीं था रोजी रोटी कमाने का। और एक तरह से मतलब एक बहुत ही, जैसे किसी भी आर्टिस्ट के से आप पूछेंगे उनके पास यही होगा, एक तरफ उनके लिए ये एक फॉर्म ऑफ मेडिटेशन है, इबादत का एक जरिया है, एक तरफ उनको इससे अपनी रोजी रोटी भी कमानी है। तो जब ये इसमें से एक ही चूज कर सकते हैं और जो दोनों करते हैं उनके लिए बहुत ही मुश्किल काम है। आपके लिए कितना मुश्किल रहा? मेरे लिए आप किसी और प्रोफेशन में ना जाके आपने सोचा कि मैं इस कला की कुछ सेवा करूं? देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बिल्कुल ये बात कहना चाहती हूँ कि मेरा ये पैशन था कि मैं इस काम को करूं और पूरा अपना वक्त इसमें बिताऊं। और लेकिन बाद में जब इसमें और इन्वॉल्वमेंट बढ़ता गया तब मुझे एहसास हुआ कि नहीं, कितने सारे और इतने ग्रेट कैलीग्राफर्स हैं, इतने स्क्रिप्ट्स हैं हमारे कंट्री में, इतना कुछ हो सकता है कि वी शुड बी लीडिंग रियली। और अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ है। तो तब मेरी दिलचस्पी और ज़्यादा बढ़ गई और मुझे लगा कि द सेंस ऑफ हाउ डू यू से रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू कैन से, कि अब हम ये कर रहे हैं तो हमको और इसको आगे बढ़ाना मतलब चाहिए। आप क्या कह रही है कि जो तमाम स्क्रिप्ट्स हैं, चाहे वो हिंदुस्तानी हो बाहर की हो, तमाम जो स्क्रिप्ट है उन सब में कैलीग्राफी पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। कि क्लीशेज हैं कुछ कैलीग्राफी के, कि जैसे अरबिक या फार ईस्टर्न जो स्क्रिप्ट्स हैं उसमें ही हो सकता है। अच्छा। ऐसा हरगिज नहीं है। जितनी स्क्रिप्ट्स हैं दुनिया में उन सब में आप कैलीग्राफी कर सकते हैं और क्रिएटिव। तो क्या आप और भारतीय भाषाओं में को भी समाहित करने की कोशिश कर रहे हैं अपने इस कला में और उसको आगे बढ़ाने को? जी, मैंने कोशिश तो अपने करी है, लेकिन हाँ, इट विल टेक सम टाइम, लेकिन डेफिनेटली चाहे मैं ना करूं, अगर कोई और कर रहे हैं तो उनको मैं जरूर साथ लाना चाहूंगी, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत है। अच्छा, ये बताइए कि इसके लिए तो कलम भी अलग तरह की चाहिए आपको, पेन अलग तरह का चाहिए। किस प्रकार से इसके लिए क्या साधन जुटाने पड़ते हैं? क्या इसके जो पेन या जिससे भी आप करते कलम से करती हैं, क्या वो आसानी से उपलब्ध हो पाती है? ये भी तो एक परेशानियां होती है। मान लीजिए मैं सोचूं कि मैं कर लूं जी, पर मैं कैसे शुरू करूं? जी देखिए, हाँ, ये एक अफसोसनाक बात है कि बस जबकि ज्यादा कुछ चाहिए नहीं, इसमें पेपर चाहिए, इंक चाहिए आपको, और आपको कलम चाहिए। और पुराना जो सरकंडे वाला कलम और या फिर दूसरा इवन जो दूसरा निब जो डिप करके आप करते हैं, अनफॉर्चुनेटली इतने आसानी से शॉप्स में नहीं मिलता। और बड़े अफसोस की बात है, क्योंकि जिसको थोड़ा अगर दिलचस्पी उसमें आए भी तो वो आगे कैसे बढ़ाएगा, क्योंकि उसको पेन्स चाहिए और उसके बगैर हो नहीं सकता, क्योंकि वो आप एक्सपीरियंस ही नहीं कर सकते। एक रेगुलर फ्लो ऑफ इंक है इन कंपैरिजन टू दिस पेन, तो वो पूरे जमीन आसमान का फर्क समझ लें आप। तो अगर और वो आप एक बार करना शुरू करेंगे, आपको एहसास होगा कि वो कितना खूबसूरत ये एक्सपीरियंस है। और तो हमारी कोशिश ये भी है कि हम इस तरफ भी ध्यान दें, ताकि जो लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं उनके लिए ये भी मौजूद होना चाहिए, तो कोई तरीका हो कि इसको आसानी से मिल जाए। अच्छा, कमर, ये बताइए कि इस कला को समृद्ध करने के लिए आप क्या कुछ ऐसे प्रयास कर रही हैं जिससे ये और इसका प्रचार हो, प्रसार हो? ठीक है, सबसे ज़्यादा तो ये कि पहले लोगों को मालूम होना चाहिए कि ये मुमकिन है। ये एग्जीबिशंस वगैरह हम वो करते हैं, वर्कशॉप्स करते हैं, और ताकि कोई भी ऐसा इतना किसी भी काम को आप दिल से, मन से करेंगे तो कोई भी कर सकता है। तो एक तो ये भी मन से निकालना हम चाहते हैं कि ये नहीं है कि भाई ये हो नहीं सकता, कोई भी कर सकता है। हर शख्स अपने आप में यूनिक है और उसकी अपनी सोच है, अपनी समझ है, अपनी सलाहियत है, उसके ज़रिए ये काम करते हैं। तो हमारा भी मकसद यही है कि जब हम इन वर्कशॉप्स में कई लोग ऐसे मिलते हैं, जैसे कई NGOs के साथ मैंने काम किया, तो छोटे बच्चे, स्ट्रीट चिल्ड्रन, बट इट वाज सो ब्यूटीफुल, इतना वो इतने इन्वॉल्वमेंट के साथ वो कर रहे थे और उसके खुशी के साथ, और कुछ इतनी चीज़ें बता रहे थे जो वाकई में सीखने वाली चीज़ें। अच्छा कमर, एक बार बताइए कि जब हम बात करते हैं आर्टिस्ट से, तो जाहिर है कला उनका पैशन होती है, लेकिन और भी बहुत सारी हॉबीज होती हैं या किसी और प्रोफेशन में भी वो होते हैं और साथ साथ कला के सफर को भी जारी रखते हैं। हम जानते हैं कि आपको पोइट्री का बहुत शौक है। हाँ, मुझे पोइट्री अच्छी लगती है।
बहुत पसंद है। और मेरे घर में एक्चुअली ये माहौल भी, जैसे आई कीप गेटिंग बैक टू दैट, बट इट इज़ अ फैक्ट कि हमारे घर में ऐसा माहौल रहा है। और इनफैक्ट जो मेरी मौसी साहिरा बेगम साहब और साहिबा और उनके हस्बैंड अमीर आगा गज़लबाश, वो ख़ुद पोएट्स थे, तो उनकी पोइट्री हमने सुनी और उनकी भी पोइट्री, क्योंकि जो ध्रुपद में जो कॉम्पोजिशंस हैं वो भी पोइट्री बेस्ड है, और उसमें इनफैक्ट उनका पूरा उसको खुलासे के साथ कि कैसे उसका मतलब क्या है, उसका फीलिंग क्या है, उस पे हमेशा जोर दिया। तो कोई दो पंक्तियां जो आपको याद आ रही हो इस वक्त? तो अभी रिसेंटली क्योंकि मैंने उस पर काम किया है तो मैं वो आपको बताना चाहूँगी। माना कि इस ज़मीं को ना गुलजार कर सके, कुछ खार कम तो कर गए गुजरे जिधर से हम। अरे वाह, तो ये तो जिंदगी का फलसफा है आपके यहाँ। तो ये मेरी कोशिश तो यही है कि अपने छोटे तरीके से जो भी मुमकिन है मुझसे, मैं उसको अपने ढंग से काम कर सकूं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो तो मुझे बहुत खुशी होगी। हाँ, तो क्या पोइट्री के साथ कुछ और भी आपके शौक है? हम जानते हैं कि आप तानपुरा बजाती हैं और साथ में संगत भी करती हैं। जी जी, मैं ध्रुपद सोसाइटी जो मेरे फादर और ताऊ जी ने शुरू की थी, उसका काम मैं मतलब उसमें अपने एक वर्कर की तरह पहले थे, फिर मैं उसकी जॉइंट सेक्रेटरी बनी और उसके लिए काम हम लगातार करते हैं और जो भी हमसे मुमकिन हो सके। और तानपुरा प्लेयर ऐसा है। और ये एक बात मैं इसी मौके को पे कहना चाहूँगी जी कि तानपुरा प्लेइंग आमतौर पे लोग उसको बहुत कम अहमियत देते हैं और समझते हैं कि बैठ के सिर्फ बिलीव यू मी एक बहुत मुश्किल काम है ये। बहुत मुश्किल काम है और उसमें पूरी कंसंट्रेशन आपको भी चाहिए, क्योंकि उसी पे बेस्ड है उनका मूड जो गा रहे हैं आपके आगे बैठ के। तो जरा सा इधर या उधर, टू सॉफ्ट और टू लाउड, ईदर वे, ये एक बहुत ही बारीकी है जो उसकी समझने वाली। तो मैं इस जरिए बताना चाह रही हूँ कि ये तानपुरा बजाना कोई आसान काम नहीं है। अच्छा, ये बताइए, खाना पकाने की बात अक्सर हम लोग कर लिया करते हैं, खासतौर से अगर महिलाएं सामने बैठी हो। नॉट दैट कि उनको ही बनाना चाहिए, बट फिर भी क्या उसमें भी कुछ खास शौक आपके हैं जायके से जुड़े हुए? बिल्कुल, जायके से जुड़े हुए बहुत हमारे खानदान में, जैसे खाना गाना काफी मशहूर है, तो खाने को भी बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है। अच्छा, तो हमारे यहाँ जैसे हाँ, मुझे बहुत शौक है खाना खाने का भी, बनाने का भी बहुत शौक है। और मतलब रेसिपीज जो खानदान में चली आ रही हैं पुरानी, वो भी रिवाइव करने का खास तौर से। जी जी, मतलब वो रिवाइव क्या, मतलब वो है ही देयर। सो वो उनको बनाने का सही ढंग से और नई नई भी जो चीज़ें हैं उनको एवरीडे खाने में मुझे इतना बनाने में इतना शौक नहीं है, कभी कभार का। हाँ, इंटरेस्टिंग। अच्छा, ये बताइए चलते चलते कि जैसे हम जानते हैं कि इस्लाम चिल्ड्रन के लिए भी आपने कई वर्कशॉप्स वगैरह की हैं और उनके लिए भी आप काम करते हैं। फाइनली क्या आप चाहते हैं, मतलब आप अपनी कला को कहाँ ले जाना चाहते हैं और उसके लिए क्या कुछ ऐसे खास चीजें आपके जहन में हैं, जैसे आप अपनी मंजिल तय करते हैं कि ये इस तक मुझे पहुंचना है, ऐसी वो कौन सी चीजें हैं? मेरे ख्याल में सबसे पहले अवेयरनेस क्रिएट करनी है और जो क्लीशेज हैं उनको तोड़ना है कि कैलीग्राफी बहुत मुश्किल है या सिर्फ कुछ ही स्क्रिप्ट्स में हो सकती है। ये सब गलत बातें हैं, हर स्क्रिप्ट में हो सकती है और हर जो स्क्रिप्ट, ख़ास तौर पे अगर उर्दू अरबिक देखते हैं तो वो समझते हैं सब रिलीजियस है, विच इज़ ऑल्सो नॉट ट्रू, क्योंकि वो एक लैंग्वेज है तो उसमें कुछ भी लिखा जा सकता है। तो कुछ ये सारी चीज़ों को हमें लोगों को बताना ज़रूरी है कि ये ऐसा बिल्कुल नहीं है और कोई भी हर शख्स में ख़ास ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं जो दूसरे में नहीं है। तो इवन जैसे अगर मैं किसी को सिखा रही हूँ तो हो सकता है मैं भी वो नहीं देख रही हूँ जो वो देख सकते हैं। तो ये वाली चीज़ों को हम उभारना चाहते हैं, हम इस बात पे स्ट्रेस करना चाहते हैं कि नहीं, ये हर कोई कर सकता है और जितना ज़्यादा अवेयरनेस होगी एग्जीबिशंस के ज़रिए, वर्कशॉप्स के ज़रिए और तरह के स्क्रिप्ट्स, चाहे हमें समझ आए नहीं आए, ये ज़रूरी है कि हम उसको रिस्पेक्ट करें
और समझने की कोशिश करें कम से कम, और जो ये कर रहे हैं काम उनको हमें सपोर्ट करना चाहिए। हाँ, पर क्या सिर्फ ये कला जो है सिर्फ गुरु और शिष्य परंपरा से आगे बढ़ेगी, या आपको लगता है कि इंस्टीट्यूशंस का जो सपोर्ट है या उनका जो तौर तरीका है उसके जरिए भी इस कला को आगे बढ़ाया जाना चाहिए? मेरे ख्याल में दोनों चीजें जरूरी है। गुरु शिष्य का भी टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत हमारी पुराना एक परंपरा है, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात ये कि इसमें जो खूबसूरती है और इसकी जो इम्पोर्टेंस है उसको ख़त्म नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे टाइमिंग्स हैं 10 से 11 यू हैव अ क्लास, लेकिन व्हाट इफ द टीचर वांट्स टू टेल यू मोर। या लेकिन कमर, चलते चलते एक बात और बताइए कि सिर्फ क्या और सिर्फ इसको कागज पर ही किया जाता है, या इसको बाकी चीजों पर भी आप ले जा सकते हैं? क्या आप इसे कपड़े पर ले जा सकते हैं? क्या आप इसे किसी और चीज के ऊपर भी ले जा सकते हैं ताकि इसका और ज्यादा प्रसार हो सके? बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट मैं कुछ टाइम से इसमें भी, जैसे क्राफ्ट्स में जो इस्तेमाल हो रहा है ये फैब्रिक पे, और पुराने वक्तों में तो लीव्स पे लिखा जाता था। अच्छा। वो पूरा बहुत ही पुराना एक ये तरीका रहा है। तो ये और आज के ज़माने में जैसे साड़ीज पे, स्टोल्स पे और कपड़ों पे और बहुत अलग अलग तरीकों से इसको आगे बढ़ा। वुड पे बेहतरीन काम होता है, वुड पे। इनफैक्ट जो मैंने जयपुर में एग्जीबिशन करी थी उसमें इवन माइका में ये काम हुआ था। और अलग अलग ऑफ कोर्स मेटल जो है, पेपर पे, हर तरह से, स्टोन, सब में मुमकिन है। और अक्षरा इज वन एग्जीबिशन दैट वाज पार्ट ऑफ, आई एम पार्ट ऑफ, तो उसमें भी बहुत ही खूबसूरत काम इसमें अलग अलग उसके ऊपर आप कर सकते हैं। कमर, हमें उम्मीद है कि, और हमारी शुभकामनाएं भी हमेशा आपके साथ रहेंगी कि आप इस कला को और आगे ले जाएं और बढ़ाएं, इसका प्रचार और प्रसार करें। हमारी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तेजस्विनी में आने के लिए आपका शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये थी हमारी आज की तेजस्विनी, जिन्होंने कैलीग्राफी के जरिए अपनी कला को आगे बढ़ाया है। और अगले हफ्ते एक और ऐसी ही तेजस्विनी से हम आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।